हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज डिसीजन लेने के लिए होता है। डिसीजन यहाँ पे हम जो भी लेंगे उसके लिए कोई ना कोई कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। कंडीशन का मतलब हम जैसे कि रियल लाइफ में कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, अगर और मगर। अगर ये हुआ तो हम वो करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो हम वो करेंगे। इस टाइप के जो भी वर्ड्स हम रियल लाइफ में यूज करते हैं उसको हम कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमें कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या करना है, और फॉल्स हुई तो हमें क्या करना है। बस वो स्टेटमेंट्स हमें वहां पे डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम जो भी स्टेटमेंट यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, एक इफ स्टेटमेंट एंड दूसरा स्विच स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट का यूज हम डिसीजन लेने के लिए करेंगे। मतलब कि यहां हमें कोई ना कोई कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट की सिंटैक्स लिखी है, इस सिंटैक्स को हमें फॉलो करना है। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होगा तो हम इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है इफ। इफ जो कि एक की वर्ड है, उस कीवर्ड का यूज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए होता है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस में हमने लिखा है कंडीशन। कंडीशंस का मतलब होता है कोई भी रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन। मतलब जैसे कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ा था कि रिलेशनल एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं और लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस की जगह पर हम ऐसे कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे कि ए ग्रेटर देन बी। तो ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं जैसे कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो इस तरह के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो हम यहाँ पे कंडीशंस की जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया हुआ जो भी स्टेटमेंट होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे जो हमने ये करली ब्रासेस किए, ये स्टार्टिंग ऑफ द इफ ब्लॉक है एंड एंड ऑफ द इफ ब्लॉक है। यहाँ पे लिखा गया हुआ जो भी स्टेटमेंट होगा वो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स में लिखे गए हुए जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे हमें दो ब्लॉक दिए गए हैं दोस्तों, एक इफ का ब्लॉक और एक एल्स का ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक में से कोई भी एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ पे हमने जो पैरेंथेसिस किया है ये पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, हम ना भी लिखे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक रूल्स है, जब भी कंडीशंस के आधार पर हम जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं वो अगर सिंगल स्टेटमेंट होगा तो हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन के आधार पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करने हैं तो हमें कंपलसरी ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ, यहाँ पे जो भी कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर लिखे गए जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। और ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो यहाँ पे लिखे गए जो भी स्टेटमेंट है फॉल्स ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने जो एल्स लिखा है ये एल्स भी ऑप्शनल है। अगर कंडीशन के आधार पर हमें कोई एक ही डिसीजन लेना है तो हम एल्स ब्लॉक को नहीं लिखेंगे। मतलब कि अगर हमने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है कि अगर कंडीशंस ट्रू हुई तो ही हमें कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में हम एल्स ब्लॉक को नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे हमने लास्ट में जो लिखा स्टेटमेंट एक्स, वो स्टेटमेंट एक्स कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी।
दोनों सिचुएशन में स्टेटमेंट एक्स तो एग्जीक्यूट होगा ही, क्योंकि इसे हमने किसी भी ब्लॉक में नहीं लिखा है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में आ गई होगी कि इफ एल्स स्टेटमेंट काम कैसे करते हैं। आइए हम अब सीखते हैं प्रोग्रामेटिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बी। सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यू को इनपुट कर देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले ए की वैल्यू इनपुट करेंगे, उसके लिए हमने एक मैसेज लिख दिया। उसके बाद स्कैनफ %d एम्परसेंड ए। उसके बाद दूसरी वैल्यू को हम इनपुट करेंगे printf एंटर बी, और उसके लिए भी स्कैनफ %d एम्परसेंड बी। ये दो वैल्यू को हमने इनपुट कर दिया। अब हमें इन दोनों में से ए और बी दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो हमें क्या करना है, तो यहां पे हमें एक मैसेज को प्रिंट करवाना है, ए इज मैक्स। तो यहां पे दोस्तों इस प्रोग्राम को जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पे हमने एक ही कंडीशन लिखी है, यहां पे हमने एल्स ब्लॉक को नहीं लिखा है। तो अगर इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा ए के वैल्यू को। सपोज ए हमें इनपुट दिया 10 और बी को हमने इनपुट किया 30। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, मतलब कि कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं लिखा है। अगर हमने यहाँ पे एल्स ब्लॉक को लिखा होता तो यहाँ पे मैसेज आता बी इज मैक्स। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है जिसमें हम एल्स ब्लॉक को नहीं लिखते हैं। अगर हमने ये इनपुट दिया, सपोज हमने ए की वैल्यू जो इनपुट की वो 20 है और बी की वैल्यू हमने 10 इनपुट की, तो यहाँ पे जो मैसेज आएगा वो होगा ए इज मैक्स, क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो इस सिचुएशन में ये कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं तो इफ और एल्स का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है अगर, और एल्स का मतलब होता है अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे हम एक मैसेज लिखते हैं बी इज मैक्स। तो यहां पे हमारे पास दो ब्लॉक है, एक इफ ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तब, और अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस सिचुएशन में हम जब एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को तो इसका आंसर सपोज हमने ए की वैल्यू को 30 इनपुट किया और बी की वैल्यू को 50 इनपुट किया, तो यहां पे हमें मैसेज मिलेगा 20 मैक्स। हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों। कोई एम्प्लॉय कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसने अगर 5 साल से ज्यादा काम किया है तो उसको हम 2500 बोनस देना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा दोस्तों कि उसने कितने ईयर काम किया। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू है, एक है करंट ईयर और दूसरा है ज्वाइनिंग ईयर। इस टाइप के हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा एंटर करंट ईयर, और स्कैनफ फंक्शन से हम उसकी वैल्यू को इनपुट करेंगे $CY, जो कि करंट वैल्यू में स्टोर होगी।
और दूसरा मैसेज है प्रिंट एफ एंटर ज्वाइनिंग ईयर। यहां पे हमने स्कैनएफ से इनपुट किया ज्वाइनिंग ईयर $JY। तो दोस्तों यहां पे दो वैल्यू इनपुट लेने के बाद हमें सबसे पहले उसके सर्विंग ईयर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कि उस एम्प्लॉय ने कंपनी में कितने साल काम किया। तो वो हमें कैसे मिलेंगे? तो जो भी आपकी करंट ईयर होगी उसमें से अगर आप ज्वाइनिंग ईयर को माइनस करेंगे तो आपको सर्विंग ईयर मिल जाएंगे। तो यहां पे हम एक तीसरा वेरिएबल भी ले लेते हैं सर्विंग ईयर, और ये हम फाइंड आउट करेंगे यहां पे सर्विंग ईयर इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस ज्वाइनिंग ईयर। तो हमें सर्विंग ईयर में जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी उसने कितने साल काम किया। तो यहां पे हम एस वाई पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ एस वाई ग्रेटर देन 5, मतलब अगर उसने 5 साल से ज्यादा काम किया है तो यहां पे हम एक मैसेज लिखेंगे बोनस इज इक्वल टू 2500। अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, सेव और एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनपुट देना होगा करंट ईयर। सपोज यहाँ पे हमारा करंट ईयर है 2024 और ज्वाइनिंग ईयर सपोज हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं 2020 से। तो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला क्योंकि हमने एल्स ब्लॉक नहीं लिखा है। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब कि हमारे जो सर्विंग ईयर है वो 5 साल से ज्यादा नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे अब वैल्यू करंट ईयर हमने लिखी 2024 एंड ज्वाइनिंग ईयर हमारी 2015 है। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिला बोनस इज इक्वल टू 2500। तो दोस्तों इस तरह से हम इफ और एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लिखा होता एल्स और प्रिंट एफ बोनस इज इक्वल टू 100। तो अगर उसने 5 साल से ज्यादा काम नहीं किया तो उसको 100 रुपीज बोनस मिलेगा। तो इस तरह से हम इफ और एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। आगे भी एक और प्रोग्राम की हम बात करते हैं दोस्तों। सपोज हमें किसी कैरेक्टर पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने जो भी कैरेक्टर इनपुट किया उस कैरेक्टर के आधार पर वो कैरेक्टर अगर स्मॉल लेटर है तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है और कैपिटल लेटर है तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद एक एंटर कैरेक्टर, हमने एक कैरेक्टर को इनपुट किया और स्कैनएफ फंक्शन से हम उसे इनपुट करते हैं $ch। अब जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करते हैं उस कैरेक्टर को हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके पहले हमें चेक करवाना है कि अगर कैपिटल होगा तो स्मॉल में कन्वर्ट होगा और स्मॉल होगा तो कैपिटल में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें उसका आस्की कोड पता होना चाहिए। जैसे कि हमने आगे भी सीखा था, हर एक कैरेक्टर का आस्की कोड फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम उसे चेक करवाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि वो कैरेक्टर हमने जो इनपुट किया वो स्मॉल लेटर है कि कैपिटल लेटर है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो कैपिटल है कि स्मॉल है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास आस्की कोड है। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों 65 to 90 ये कैपिटल A टू कैपिटल Z के आस्की कोड है और 97 to 122 स्मॉल a टू स्मॉल z के आस्की कोड है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है। इफ ch ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड ch लेस देन इक्वल टू 90,
उसका मतलब कि अगर हमने कैरेक्टर कैपिटल A to Z इनपुट किया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसको स्मॉल बनाना है। और स्मॉल बनाने के लिए CH इज इक्वल टू CH प्लस 32, एल्स CH इज इक्वल टू CH माइनस 32। तो यहाँ पे ये कैसे काम करेगा, सपोज हमने यहाँ पे इनपुट किया, सपोज हमने यहाँ पे इनपुट किया कैपिटल A, तो इसका मतलब हुआ कि 65, उसकी आज की वैल्यू होगी 65। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, CH ग्रेटर देन इक्वल टू 65, यस, एंड लेस देन इक्वल टू 90, यस। कंडीशन ट्रू हुई, उसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, CH इज इक्वल टू CH प्लस 32। जब हमने कैरेक्टर डेटा टाइप सीखा था तब हमने इसकी बात की थी कि किसी भी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल पे जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके ASCII वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे CH इज इक्वल टू CH प्लस 32 का मतलब हुआ 65 प्लस 32, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 97, जो कि 97 स्मॉल a का ASCII कोड है। तो यहाँ पे CH की वैल्यू हमने प्लस कर दी और उसकी वैल्यू कन्वर्ट कर दी स्मॉल लेटर में। इसके बाद ये जब भी ब्लॉक खत्म होगा तो हम उसे प्रिंट कर देंगे कन्वर्टेड कैरेक्टर इज इक्वल टू %C, और यहां पे हम प्रिंट कर देंगे CH को। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं। GCC, और यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर को इनपुट किया कैपिटल A और एंटर। तो आप देख सकते हैं कन्वर्टेड कैरेक्टर हमें मिल गया स्मॉल a। तो इस तरह से हम स्मॉल लेटर को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें एक और प्रोग्राम बनाया है। सपोज हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी को इनपुट करते हैं और उस सैलरी के आधार पर हमें ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरर अलाउंस एंड द हाउस रेंट अलाउंस देना है। सपोज उसकी सैलरी 2500 से ज्यादा है तो हम उसको TA, DA और HRA 10%, 20% एंड 30% देना चाहते हैं। और अगर उसकी सैलरी 2500 से कम है तो उसको TA, DA और HRA फिक्स मिलेगा 50 रुपीज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक सैलरी को इनपुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया BS, मतलब बेसिक सैलरी, और वेरिएबल ले लेते हैं TA, DA, HRA एंड ग्रॉस सैलरी। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को इनपुट करेंगे। तो इनपुट करने के लिए एंटर बेसिक सैलरी, हमने एक मैसेज दिया और उसके बाद स्कैनफ %D एम्परसन बेसिक सैलरी। जो भी हम इनपुट करेंगे वो BS नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। अब बेसिक सैलरी पर हमें कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर बेसिक सैलरी 2500 से ज्यादा है तो इफ बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 2500, तो हमें क्या करना है, तो हमें TA 10%, बेसिक सैलरी का 10%, DA बेसिक सैलरी का 20% और HRA बेसिक सैलरी का 30%। तो यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे TA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 0.1, DA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 0.2 एंड HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 0.3। लेकिन अगर बेसिक सैलरी 2500 से कम है तो TA इज इक्वल टू 50 रुपीज, DA इज इक्वल टू 50 रुपीज एंड HRA इज इक्वल टू 50 रुपीज फिक्स। इन दोनों ब्लॉक में से कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो बेसिक सैलरी 2500 से ज्यादा होगी या तो कम होगी। लेकिन उसके बाद हमें उसका ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करना है।
मतलब कि टीए डीए एचआरए प्लस बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को उसमें प्लस कर देंगे, मतलब ग्रॉस सैलरी मिलेगी। तो ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए। तो जो भी ग्रॉस सैलरी हमें मिलेगी उसे हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे। ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, जो कि हम प्रिंट करेंगे जीएस से। इसको सेव करते हैं और यहां पे उसे रन करते हैं जीसीसी। सबसे पहले सपोज हमने बेसिक सैलरी इनपुट की 3000, एंटर। तो यहाँ पे 4800 हमें आंसर मिला। वो कैसे मिला दोस्तों? तो 3000 हमारी बेसिक सैलरी है, मतलब कि वो 2500 से ज्यादा है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। और ट्रू होगी तो यहाँ पे हमें टीए कितना मिलेगा? तो टीए हमें मिलेगा 10%, मतलब कि 300 रुपीज। यहाँ पे डीए हमें कितना कितना मिलेगा? 20%, मतलब 600। और हम यहाँ पे हमें एचआरए कितना मिलेगा? तो 900। और इन तीन का अगर हम समेशन करते हैं तो हमें मिलती है वैल्यू 1800। तो 1800 प्लस 3000 इज इक्वल टू 4800 हमें आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है हम कोई भी कंडीशंस में भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, और एल्स ब्लॉक में भी अगर हमें कंडीशंस को अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें मल्टीपल ब्लॉक्स को लिखना पड़ेगा। जैसे कि इस प्रोग्राम में इस सिंटेक्स में हमने लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले इफ कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या करना है? तो कंडीशन के अंदर भी कंडीशन आ सकती है, उसके अंदर भी कंडीशन आ सकती है, उसके अंदर भी कंडीशन आ सकती है। हमें जितनी भी कंडीशंस लेनी है हम ले सकते हैं। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर जाएगा, और अंदर जाके दूसरी कंडीशन अगर हम चेक करवाना चाहते हैं तो हम उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा यहां से हमारा कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने जितने भी ब्लॉक लिखे हैं उन सब ब्लॉक में से कोई भी एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दैट इज डिपेंड ऑन अवर प्रोग्रामिंग लॉजिक। अगर ये अंदर वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो उसका जो एल्स होगा, इस इफ का जो भी एल्स होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर सबसे पहले हमने जो भी कंडीशन लिखी थी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसका जो एल्स था वो एल्स एग्जीक्यूट होगा। और उसके अंदर हम कंडीशन भी लिख सकते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, और वो कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। तो नेस्टेड इफ एल्स इस तरह से काम करता है। तो नेस्टेड इफ एल्स हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे? तो हम जैसे कि रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास 2 से ज्यादा डिसीजन है, और उस सिचुएशंस में हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज हम किसी एक वैल्यू को इनपुट करते हैं और हम उसे चेक करवाना चाहते हैं कि अगर वो वैल्यू 1 है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे नंबर इज 1। अगर वो वैल्यू 2 है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे नंबर इज 2। लेकिन 1 और 2 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो हमें मैसेज प्रिंट करवाना है नाइदर 1 नॉर 2। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कितने डिसीजन है? 3 डिसीजन है। एक 1, दूसरा 2 और तीसरा नाइदर 1 नॉर 2। तो इस सिचुएशन में हमें पता चल जाता है कि हमें नेस्टेड इफ एल्स का ही यूज करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, सपोज आपको कोई मार्कशीट के क्लासेस जनरेट करने हैं। परसेंटेज के आधार पर डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है कि फेल है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 या 5 डिसीजन है।
तो इस सिचुएशन में भी आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है। जब भी हमारे पास दो डिसीजन होते हैं तो हम इफ और एल्स का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा डिसीजन होते हैं तो हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि अगर हमने कोई भी नंबर को इनपुट किया और वो नंबर अगर 1 है तो हमें मैसेज करना है नंबर इज 1। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर को इनपुट करेंगे, एंटर द नंबर। उसके लिए हमने मैसेज दिया और स्कैनफ करके उसके वैल्यू को हम इनपुट करेंगे, एम्परसेंड %d एंड एम्परसेंड नंबर। इस नंबर को हमें चेक करवाना है कि इस नंबर की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ नंबर इक्वल इक्वल 1। तो हमारे पास डिसीजन फिक्स है क्या, तो printf नंबर इज 1। तो हमने यहां पे एक डिसीजन ले लिया। अब हमें दूसरा डिसीजन क्या लेना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें एल्स में जाना पड़ेगा। मतलब कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो अब हमारे पास दो डिसीजन बचे, 2 और नाइदर 1 नॉर 2। लेकिन अगर दूसरा डिसीजन हमारे लिए फिक्स है कि नंबर अगर 2 है, तो उसके लिए हम ये कंडीशन लिख सकते हैं इफ नंबर इक्वल इक्वल 2। तो यहां पे भी हम ऐसा मैसेज लिख सकते हैं नंबर इज 2। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो उसका जो एल्स आएगा उसमें हम मैसेज प्रिंट कर देंगे neither 1 nor 2। इस प्रोग्राम को हम यहां पे रन करते हैं, जीसीसी एंड यहां पे हमने एक वैल्यू को इनपुट किया 10, जो कि 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए नाइदर 1 नॉर 2 हमें मैसेज मिल गया। सपोज हमने यहां पे अगर वैल्यू इनपुट की होती 1, तो यहां पे हमें मैसेज मिलता नंबर इज 1। और ऐसे ही अगर हम 2 इनपुट करते हैं तो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हमने एक वैल्यू को इनपुट किया, उसको चेक करवाया कि नंबर की वैल्यू 1 है। अगर 1 है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहां से कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा, मतलब एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर नंबर 1 नहीं है तो 2 भी हो सकता है और नाइदर 1 नॉर 2 भी हो सकता है। तो उसके अंदर हमने फिर से एक कंडीशन अप्लाई की नंबर इक्वल इक्वल टू यस। अगर 2 है तो ये मैसेज होगा और यहां से सीधा बाहर। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो लास्ट वाला जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हुआ दोस्तों। आइए दोस्तों एक और प्रोग्राम सीखते हैं। सपोज हमें कोई एक नंबर दिया है और उस नंबर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। तो यहां पे भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास 3 डिसीजन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले printf एंटर द नंबर, एक मैसेज दिया हमने और उसकी वैल्यू को हम इनपुट कर देंगे एम्परसेंड %d एम्परसेंड नंबर, और उसको हम चेक करेंगे इफ। अब पॉजिटिव किसे कहते हैं, तो पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ी, नेगेटिव का मतलब होता है 0 से छोटी। तो यहां पे हम नंबर को कंपेयर करेंगे 0 से। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 है तो उसे हम बोलेंगे printf पॉजिटिव। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है
तो उसके बाद हमारे पास दो डिसीजन है, नेगेटिव और जीरो। तो दोनों में से हम किसी पर भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ नंबर लेस देन जीरो, तो यहां पे हमारा मैसेज होगा नेगेटिव। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो उसका जो एल्स आएगा उसमें हम मैसेज लिखेंगे प्रिंट एफ जीरो। तो इसे भी रन करते हैं। एक नंबर को हम इनपुट करते हैं, टू इज पॉजिटिव। सपोज हमने इनपुट किया -1 नेगेटिव, एंड अगर हमने इनपुट किया जीरो तो मैसेज आएगा नंबर इज जीरो। तो इस तरीके से हम इफ नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम एक और प्रोग्राम की बात करते हैं। सपोज हमने एक कैरेक्टर को इनपुट किया है और वो कैरेक्टर अल्फाबेट है, डिजिट है कि स्पेशल सिंबल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ये प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर को इनपुट करवाना है। तो उसके लिए हम एक मैसेज लिखेंगे यहाँ पे, एंटर कैरेक्टर। स्कैनफ %C $CH। और उस कैरेक्टर को हमें चेक करवाना है कि अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास आस्की कोड है। तो आस्की कोड के आधार पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये अल्फाबेट है कि नहीं है। तो अल्फाबेट के आस्की कोड थे वो 65 to 90 एंड 97 to 122 थे। तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ CH greater than equal to 65 and CH less than equal to 90, or CH greater than equal to 97 and CH less than equal to 122। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई उसका मतलब वो अल्फाबेट स्मॉल या कैपिटल लेटर होगा। तो यहां पे हम मैसेज दे देंगे कैरेक्टर इज अल्फा। दोस्तों अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहां पे बी कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तो इस कंडीशन के फॉल्स हो जाने के बाद हमारे पास दो और डिसीजन बचेंगे, डिजिट या स्पेशल सिंबल। तो डिजिट के लिए भी हमारे पास आस्की कोड है, तो उसके ऊपर भी हम ऐसे कंडीशन लिख सकते हैं, इफ CH greater than equal to 47 and CH less than equal to 58। तो ये हमारा हो जाएगा डिजिट, कैरेक्टर इज डिजिट। और ये भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो उसका एल्स आ जाएगा और उसमें हम मैसेज लिखेंगे कैरेक्टर इज स्पेशल सिंबल। आइए दोस्तों इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। GCC कंपाइलर एंड सपोज हमने यहां पे इनपुट किया कैपिटल A को, तो हमें मैसेज मिला कैरेक्टर इज अल्फा। सपोज हम यहाँ पे इनपुट करते हैं डिजिट, तो कैरेक्टर इज डिजिट। और सपोज यहाँ पे हम इनपुट करते हैं कोई स्पेशल सिंबल क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमें मिला कैरेक्टर इज स्पेशल सिंबल। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम है दोस्तों, अगर हमें 3 वैल्यू दी गई है और 3 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस 3 वेरिएबल की वैल्यू को हमें इनपुट करना पड़ेगा। एंटर A और
स्कैनएफ परसेंटेज डी और M%A, ये हमने एक वैल्यू को इनपुट किया। हम इसी स्टेटमेंट को 2 और बार कॉपी करते हैं। हमने 3 वैल्यू को इनपुट किया। अभी 3 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सपोज हम कंपेयर करते हैं A को B से, कि अगर A की वैल्यू B से बड़ी है तो फिर से हमें कंपेयर करना पड़ेगा A को C से, और अगर A की वैल्यू C से भी बड़ी है तो A इज मैक्स हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ A ग्रेटर देन B। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें फिर से A को C से कंपेयर करना पड़ेगा, तो A ग्रेटर देन C। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पे मैसेज को लिख सकते हैं A मैक्स। एल्स जो A ग्रेटर देन C का जो एल्स होगा उसमें हम मैसेज यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ C मैक्स, क्योंकि अगर A की वैल्यू C से बड़ी नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो कंडीशन लिखी थी A ग्रेटर देन B, अगर ये A ग्रेटर देन B ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो उसके एल्स में हम क्या लिखेंगे, A ग्रेटर देन B कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो A की वैल्यू B से बड़ी नहीं होगी, मतलब B A से बड़ा होगा। तो अब जो बाकी बचा वो है B और C, तो उन दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। इफ B ग्रेटर देन C, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पे मैसेज को लिखेंगे B मैक्स, और अगर ये कंडीशन B फॉल्स हुई तो उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा और वो है C मैक्स। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। आइए दोस्तों हम इसे रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे और उसके बाद उसे रन करेंगे। हमारे पास 3 वैल्यू है, A की वैल्यू 2, 5 और 1। तो यहाँ पे B सबसे बड़ा है तो मैसेज आना चाहिए B इज मैक्स। तो ये सेम उसी तरह फिर से हम इसे रन करते हैं 10, 3 और 7। तो यहाँ पे A सबसे बड़ा है तो मैसेज आया A इज मैक्स। तो इस तरह से हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम एक और प्रैक्टिकल सीखते हैं जो कि है एक स्टूडेंट की मार्कशीट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने S1, S2, S3, S4 और S5 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए जो कि सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए है, और यहाँ पे एक टोटल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद परसेंटेज जो हम फाइंड आउट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने मैसेज प्रिंट किया एंटर द सब्जेक्ट 1 मार्क्स। तो S1 जो हम इनपुट करेंगे वो सब्जेक्ट 1 का मार्क्स होगा, S2 जो इनपुट करेंगे वो सब्जेक्ट 2 के मार्क्स होंगे, S3 सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। तो यहाँ पे हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट किया। अब जो भी मार्क्स हमने इनपुट किए उनका हमें टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं और परसेंट के आधार पर हम उसके क्लास को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टोटल को फाइंड आउट किया। टोटल इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। तो यहाँ पे हमें जो भी टोटल मिलेगा उसको हमने सबसे पहले प्रिंट कर दिया, और उसके बाद टोटल के आधार पर हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन 5.0। तो यहाँ पे हमें जो भी परसेंटेज मिलेंगे उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया। अब इसके बाद हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है दोस्तों, कि परसेंटेज के आधार पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन से क्लास में आता है। तो कौन कौन से क्लास हम डिफाइन करते हैं, तो डिस्टिंक्शन होता है, फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है और फेल होता है। तो इसको हम कंडीशन में लिखेंगे इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज को लिखेंगे
डिस्टिंक्शन। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो फिर से हम कंडीशन लिखेंगे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहां पे होगा फर्स्ट क्लास, और ये कंडीशन भी अगर फॉल्स हुई तो यहां पे हम लिखेंगे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो प्रिंट एफ सेकंड क्लास। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे प्रिंट एफ थर्ड क्लास। और इन सब में से कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं होती है तो इसमें हम मैसेज लिखेंगे फेल। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन करेंगे, उसके बाद कंपाइल किया और उसको रन किया। सबसे पहले हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करेंगे। यहाँ पे हमने 66, 76, 78, 56 और 645 को इनपुट किया। तो हमारे पास ये रिजल्ट तैयार है। टोटल है 321, 64.19% एंड ये आता है हमारे फर्स्ट कैटेगरी में। तो इस तरीके से हम दोस्तों मार्कशीट भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक और टॉपिक की चर्चा करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। तो दोस्तों स्विच स्टेटमेंट भी एक मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ही है, लेकिन इसमें और इफ एल्स ब्लॉक में डिफरेंस क्या है? तो इफ एल्स में हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल जैसे ऑपरेटर का यूज करते हैं, और स्विच स्टेटमेंट में हम उस ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। वहां पे हमें नंबर ऑफ कर्ली ब्रासेस दिए होते हैं जिससे हम इफ और एल्स का ब्लॉक कहते हैं, और यहाँ पे हमें ऐसा कोई ब्लॉक नहीं दिया जाता, यहाँ पे हमें केसेस दिए जाते हैं। दोनों का यूज सेम है लेकिन इसको लिखते हैं दूसरी तरीके से। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसके सिंटैक्स को। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की ये सिंटैक्स है। स्विच एक कीवर्ड है और उसके अंदर हमने जो एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन की जगह पे हम किसी भी इंटीजर या कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को लिख सकते हैं। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कंपैरिजन हमारे केस की वैल्यू से होगी। यहाँ पे स्विच की शुरुआत यहां से होती है, कर्ली ब्रासेस, स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉक एंड एंड ऑफ द ब्लॉक। उसके अंदर नंबर ऑफ केसेस आते हैं, जैसे कि इफ के अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स आते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस आते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लिखा केस, केस एक कीवर्ड है और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 ये वैल्यूज होगी जिसको हम कंपेयर करेंगे एक्सप्रेशन के साथ। सपोज यहाँ पे हम आपने एक्सप्रेशन की जगह पे कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। सपोज यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन की जगह पे कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है, तो वैल्यू की जगह पे किसी भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को आपको लिखना पड़ेगा। केस वैल्यू 1, तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, स्विच में हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी कंपैरिजन केस की वैल्यू से होगी। अगर वो वैल्यू कंपेयर हो जाती है तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो केस अगर एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर हमने जो भी यहाँ पे जो ब्लॉक 1 लिखा है उसके अंदर हमने जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। और उसके बाद हमने ये लिखा है ब्रेक। ब्रेक आपको स्विच के अंदर कंपलसरी लिखना पड़ेगा। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं लिखा तो उसके बाद का जो भी केस आता होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ केसेस जितने भी दिए जाते हैं उसमें से कोई भी एक ही केस एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट को लिखा होगा तो जब भी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, वहां से आपके कंट्रोल को बाहर भेज देगा।
मतलब उसके आगे का जो भी ब्लॉक होगा, जो भी केस होगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जब भी हम केसेस लिखते हैं, नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 और लास्ट में आता है डिफॉल्ट, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमने जो भी वैल्यू लिखी होगी उसकी कंपैरिजन केस की वैल्यू से होगी। तो केस की वैल्यू अगर कंपेयर हो जाती है, सपोज पहले केस से नहीं होती तो दूसरा केस चेक करेगा, दूसरे केस से नहीं होती तो तीसरा केस चेक करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेशन उसकी कंपैरिजन केस की वैल्यू से होगी। जो भी कंपैरिजन होगी और कंपैरिजन अगर हो जाती है तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी केस आता है कि सपोज हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में वैल्यू लिखी उसकी कंपैरिजन किसी भी केस की वैल्यू से नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आपने जो डिफॉल्ट केस लिखा होगा वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम प्रैक्टिकली सीखते हैं कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। हमने जो इफ एल्स स्टेटमेंट में प्रोग्राम पढ़े थे वही प्रोग्राम हम स्विच से भी बनाने जा रहे हैं। तो सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर नंबर और उसको हम इनपुट करेंगे। उसके पहले हम एक मैसेज लिखते हैं, एंटर द नंबर, स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंड नंबर, और उस नंबर को हम चेक करना चाहते हैं कि नंबर की वैल्यू 1 है 2 है कि नाइदर 1 नॉर 2 है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, उसको हमने इनपुट किया है और उसी को चेक करवाना है। तो उसको हम लिख लेंगे स्विच स्टेटमेंट में, स्विच नंबर। अब हमें जो भी चेक करवाना है उसके लिए हम केस लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा पहला केस कौन सा है, तो 1। अगर नंबर की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे 1 और ब्रेक। दूसरा केस हमारा है 2, तो उसके लिए हमने एक मैसेज लिखा 2 ब्रेक। और तीसरा है हमारा नाइदर 1 नॉर 2, जो जिसके लिए हमें कोई केस नहीं लिखना है, क्योंकि इसके लिए हम कितने केस लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 नहीं होगा तो 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इतने सारे केस हम नहीं लिख सकते, तो उसको हम लिखेंगे डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में हम लिखेंगे printf neither 1 nor 2। आइए दोस्तों इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे और सपोज हमने यहाँ पे इनपुट किया 2, तो मैसेज आ गया 2। सपोज हमने यहाँ पे इनपुट किया 1, तो मैसेज आ गया 1। और यहाँ पे अगर हमने इनपुट कोई भी वैल्यू की तो मैसेज आ गया नाइदर 1 नॉर 2। तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों आपने ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया होता, सपोज आपने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल लिया होता, तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से वर्क करता। तो यहाँ पे हम लिखते कैरेक्टर और %C। तो कैरेक्टर को अगर आपको कंपेयर करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पे केस के अंदर आपको कोई कैरेक्टर लिखना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पे सिंगल कोटेशन में ए, तो यहाँ पे मैसेज आएगा ए, सिंगल कोटेशन में बी, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए बी और नाइदर ए नॉर बी। तो अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आप इनपुट करते हैं तो वो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इनपुट करेंगे ए तो मैसेज आया ए, अगर हम इनपुट करेंगे बी तो मैसेज आएगा बी, और अगर हम इनपुट करेंगे कोई भी कैरेक्टर सी तो नाइदर ए नॉर बी। तो कैरेक्टर को हम इस तरह से, यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल है तो यहाँ पे केस के अंदर भी कैरेक्टर ही होगा।
आइए दोस्तों एक और प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमने आगे भी सीखा था, मार्कशीट। उसके लिए हमने यहाँ तक का कोड तो फिक्स लिखा था कि हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट किए, उसका टोटल निकाला और उसके परसेंटेज फाइंड आउट किए। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, अगर इसके आधार पर, परसेंटेज के आधार पर हमें क्लासेस फाइंड आउट करने हैं कि डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है कि थर्ड क्लास है कि फेल है, तो हम परसेंटेज को ऐसे स्विच में नहीं लिख सकते। स्विच में हम ऐसे परसेंटेज को नहीं लिख सकते क्योंकि ये रियल टाइप की वैल्यू है और रियल टाइप की वैल्यू हम स्विच स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम इंटीजर और कैरेक्टर को ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें क्लासेस फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि जो भी परसेंटेज आएंगे वो हमें फ्लोट टाइप में मिलेंगे और उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज आपके परसेंटेज 70 पॉइंट समथिंग है, तो अगर 7 पॉइंट समथिंग में से हम 7 को निकाल देते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके 70% ही हो गए। तो जो भी परसेंटेज आते हैं उसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो फर्स्ट डिजिट मिलेगा वो आपके परसेंटेज को फाइंड आउट करेगा। मतलब कि अगर 5 मिला तो वो सेकंड क्लास है। कि यहाँ पे हमें लिखना है दोस्तों, सबसे पहले i इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय 10। हम किसी भी परसेंटेज को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो फर्स्ट डिजिट है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको 70% है, 71 है, 72, 73, 74, 75 कोई भी परसेंटेज अगर आए हैं तो उस परसेंटेज को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 7 का मतलब वो होगा डिस्टिंक्शन। अगर आपके 60 टू 70 के बीच में परसेंटेज आते हैं तो अगर उसको हमने 10 से डिवाइड किया तो आपको डिजिट मिलेगा 6, तो 6 का मतलब होगा फर्स्ट क्लास। तो इस तरह से हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उस आई नाम के वेरिएबल को हम स्विच स्टेटमेंट में लिखेंगे आई, और उसके आधार पर हम यहाँ पे केस डिफाइन करेंगे। तो केस में हम यहाँ पे लिखेंगे 7, केस में हम यहाँ पे लिखेंगे 6, 5, जितने भी केस थे हमारे, केस 4 और डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, printf डिस्टिंक्शन और लास्ट में ब्रेक। बस हमें एक मैसेज को ही चेंज करना है सब में। तो दोस्तों 6 होगा तो वो होगा फर्स्ट, 5 होगा तो वो होगा सेकंड, 4 होगा तो वो होगा थर्ड और अदरवाइज पहला। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा दोस्तों, जब भी 80% आएंगे तो यहां पे हमने कोई भी केस नहीं लिखा है तो वो सीधा जाएगा डिफॉल्ट में और फेल प्रिंट कर देगा जो रॉन्ग होगा। तो यहां पे हमें क्या करना होगा कि अगर 70 के अप जो भी परसेंटेज आते हैं, सपोज यहाँ पे किसी को 100%, किसी को 90%, किसी को 80%, तो उन सब केस में आपका 7 नंबर का केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो डिस्टिंक्शन ही कहलाएगा। अगर आपको 8 के अंदर कुछ और मैसेज भी डालना है ऑनर तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले कंपाइल किया, उसके बाद रन किया, तो हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स सबसे पहले इनपुट करेंगे 67, 78, 89, 78। तो यहाँ पे हमें 79% मिला। मतलब जब ये डिवाइड होगा 10 से तो हमें 7 मिलेगा और 7 का मतलब होता है डिस्टिंक्शन। तो इस तरह से स्विच केस स्टेटमेंट से हम मार्कशीट को भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों
आज के लेक्चर में हमने सीखा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट की बात की। दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखना। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना।